कल जब मैंने ध्रुव के फ्रीबीज पे जो कमेंट्स थे उनको क्रिटिसाइज करते हुए अपनी वीडियो का पार्ट 1 अपलोड किया तो मैंने एंड में बात बोली थी कि मेरा बहुत सारा क्रिटिसिज्म अभी बाकी बचा है। उसको इग्नोर करके और अपने आप को डेढ़ शाना समझ के कई सारे ध्रुव भक्तों ने मेरे को बोला कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि ध्रुव क्या बोल रहा था, मैं डिस्टॉर्शन कर रहा हूं। तो वो बंदे वीडियो एंड तक देख ले और उसके बाद खुद डिसाइड कर ले कि मुझे बात समझ में नहीं आई या आपके जो गुरुजी है उनको ही कोई हवा नहीं थी, वो क्या बोल रहे थे। कुछ भी उन्होंने मिसलेनियस बातें और टॉकिंग पॉइंट्स इकट्ठे कर दी और खिचड़ी पका के कुछ भी बोल के फील गुड फीलिंग देके निकल गए। वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो जरा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जहां से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। क्या वाकई ये किसान का सम्मान है या अपमान? महीने का 1250 रुपए यानी साल का 15,000 रुपए होता है। ये सम्मान नहीं है, ये किसानों की गुलामी का दाम है। सम्मान तो ये होगा कि हर एक किसान साल का 15 लाख रुपए कमाए। इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि ध्रुव को आइडिया ही नहीं है वो क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो शब्दों के अर्थ बदल के इन द क्लासिक ऑरवेलियन स्टाइल, जैसे उन्होंने बोला था वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, तो ऐसे ही ध्रुव ने जो फार्मर्स बेचारों को कैश असिस्टेंस मिल रहा है उसको स्लेवरी टर्न कर दिया। उसको बोल दिया ये तो गुलामी है और बोला गुलामी क्या नहीं होगी कि हर फार्मर 15 लाख रुपए कमाए। अब इन भाई साहब को यही नहीं पता कि फंडामेंटल प्रॉब्लम इंडिया में फार्मिंग की क्या है। फंडामेंटल प्रॉब्लम इंडिया में फार्मिंग की यह है कि फार्मिंग में बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं जिनको फार्मिंग में नहीं होना चाहिए। They must move on to other vocations. This is the fundamental problem of farming. कि बहुत सारे लोग लो प्रोडक्टिविटी में फार्मिंग में एंगेज्ड है जिससे उनकी इनकम्स भी बहुत लो है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लीजिए इंडिया की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट फार्मिंग प्रोडक्ट्स के लिए और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो मिलाकर 100 यूनिट्स है और उसको प्रोड्यूस करते हैं 50 फार्मर्स। तो हर फार्मर का ऑन एन एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? 2 यूनिट्स। तो उनकी इनकम भी कितनी हो गई? 2 यूनिट्स। अब ऐसा हो सकता है कि 10 फार्मर्स हाईली प्रोडक्टिव हो जाए। लेट्स से हर एक बंदा ऑन एन एवरेज 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है और जो 100 यूनिट की रिक्वायरमेंट है उसकी भरपाई कर दे, तो 10 लोगों की इनकम्स भी बढ़ गई, 10-10 पर यूनिट हो गई और उन्होंने पूरी रिक्वायरमेंट की भरपाई भी कर दी। लेकिन अब ये बाकी 40 क्या करेंगे? दिस इज द मेन प्रॉब्लम जो ध्रुव को आइडिया ही नहीं है। इन 40 को मूव ऑन करना पड़ेगा इनटू सम अदर वोकेशंस। लेकिन ये बात राजनेता सीधे मुंह बोल नहीं सकते किसानों को, तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि भाई हम आपको असिस्टेंस देंगे, कैश असिस्टेंस, क्योंकि आप डिस्ट्रेस में हो, आप लो प्रोडक्टिविटी में हो, आप डिस्ट्रेस में हो, हम आपको असिस्टेंस देते हैं, आपके कर्ज माफ कर देते हैं ताकि लाइफ में जो बर्डन है वो थोड़ा ईज आउट हो और फिर बंदा सोच सके अगर उसको कहीं और वोकेशन में जाना है तो। रघुराम राजन तो स्ट्रेट अवे कहता है कि भाई सिक्योरिटी गार्ड्स बन जाओ सर्विस सेक्टर में। दिस इज हिज प्रपोजल बाय द वे, अगर किसी को नहीं पता तो उनको दूसरे डायरेक्शन में जाना है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली स्किप करके ध्रुव का प्रपोजल क्या है कि मैंने जो एग्जांपल में 10 फार्मर्स बताए थे कि वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उनका एग्जांपल लेकर बोलता है कि मैं सारे के सारे 50 फार्मर्स की इनकम 10-10 यूनिट करा दूंगा। यही बोला उसने। एसेंशियली उसने लॉलीपॉप बेची है कि देखो केस स्टडी आपको दिखाता हूं, कई सारे फार्मर्स हैं जो अच्छा खासा कमा रहे हैं, 15 लाख कमा रहे हैं, उससे ऊपर कमा रहे हैं, और उस मॉडल को रेप्लिकेट कर दो पूरे महाराष्ट्र में। दिस इज ए सॉल्यूशन। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उस चीज की लॉलीपॉप देके ही इज एडवोकेटिंग कि जो थोड़ा बहुत असिस्टेंस मिल रहा है फार्मर्स को वो विड्रॉ कर लिया जाए। डू यू अंडरस्टैंड द डैमेज दैट ही इज डूइंग? सुन लो जरा क्या है प्रपोजल है इनका। आप बोलोगे क्या मैं हवा में बातें कर रहा हूं, मैं खुद क्यों नहीं बता देता सोल्यूशन? ऑब्वियसली ये चीज संभव है, लोगों ने ऐसा किया भी है। द बेटर इंडिया में कई किसानों की सक्सेस स्टोरीज छपी हैं जो साल के 15 से 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने नेचर को समझा है, खेती के विज्ञान को समझा है, सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं, उस हिसाब से फसल लगाते हैं, नेचुरल फार्मिंग से अपनी कॉस्ट कम करते हैं, ड्रिप इरिगेशन, क्रॉप रोटेशन और मल्चिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, इन किसानों का मॉडल लेकर आपको पूरे महाराष्ट्र में अप्लाई करना है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अरे भाई, इंडिविजुअल फार्मर्स कैन बी हाईली प्रोडक्टिव और वो कमा सकते हैं हायर, पर दैट डज नॉट मीन कि ये मॉडल रेप्लिकेट करके हर किसान 15 लाख रुपए कमा सकता है। वो पॉसिबल ही नहीं है किसानी में। अ लार्ज पोर्शन ऑफ देम विल हैव टू लीव फार्मिंग क्योंकि हाईली प्रोडक्टिव फार्मर्स उनकी भरपाई कर देंगे पूरी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? या नहीं अब भी आया समझ में?
डिमांड ना होने की वजह से फैक्ट्रियां काम नहीं कर रही और इस वजह से बेरोजगारी है और बेरोजगारी की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं। ये एक डेडलॉक वाली सिचुएशन हो जाती है और इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए लोगों को पैसे दिए जा सकते हैं। इकोनॉमिस्ट ने जनता में इस पैसे बांटने की स्ट्रैटेजी को हेलीकॉप्टर ड्रॉप का नाम दिया है और यह आइडिया पहली बार इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने 1969 में दिया था। अब जरा ध्रुव की घटिया रिसर्च देख लो। ध्रुव कहता है कि जब इकोनॉमी में डिमांड कम है और अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, डिमांड जनरेट नहीं हो रही, तो ऐसे में इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया जा सकता है कैश ट्रांसफर से। और वो कहता है ये आइडिया दिया था मिल्टन फ्रीडमैन ने हेलीकॉप्टर मनी का। पर इसको ये नहीं पता कि मिल्टन फ्रीडमैन ने एक्चुअली में अपने पेपर में लिखा है कि अगर हाइपोथेटिकली हेलीकॉप्टर से आप कैश डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे लोगों में, तो द एंड रिजल्ट विल बी कि रियल गुड्स एंड सर्विसेज में कोई चेंज नहीं आएंगे, सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, लोगों की नॉमिनल इनकम्स बढ़ जाएगी, बट रियल टर्म्स में इट विल मेक नो डिफरेंस। पढ़ लो जरा मिल्टन फ्रीडमैन क्या लिख रहा है। इट इज इजी टू सी व्हाट द फाइनल पोजीशन विल बी। द एडिशनल पीसेस ऑफ पेपर डू नॉट ऑल्टर द बेसिक कंडीशंस ऑफ द कम्युनिटी। दे मेक नो एडिशनल प्रोडक्टिव कैपेसिटी अवेलेबल। दे ऑल्टर नो टेस्ट। They alter neither the apparent not actual rates of substitution. Hence, the final equilibrium must be a nominal income of $20,000 instead of $10,000 with precisely the same flow of real service as before. नीचे देखो, the ultimate position will be the same, not only for the aggregate, but for each individual separately. ये मिल्टन फ्रीडमैन है जिसका एग्जाम्पल ले रहे हो आप, जिसको क्रेडिट कर रहे हो कि हेलीकॉप्टर मनी का आइडिया उसने दिया था कि भाई स्टिमुलेट हो जाएगी इकोनॉमी इससे। और देखो आगे, इकोनॉमिस्ट एडवर्ड मिगेल की 2019 की एक रीसेंट स्टडी ने भी इस फिनोमेना पर मुहर लगाई थी। अब जरा एडवर्ड मिगेल और उसके व्यूज के बारे में इस आर्टिकल में क्या लिखा है वो आप भी पढ़ दो। लिखा है, ओवर द पास्ट डेकेड देयर हैज बीन अ सर्ज ऑफ इंटरेस्ट इन अ नोवेल अप्रोच टू हेल्पिंग द वर्ल्ड्स पुअर। और ये नोवेल अप्रोच क्या है? Instead of giving them goods like food or services like job training, just hand out cash. सिर्फ कैश पकड़ा दो with no strings attached. कोई कंडीशन मत लगाओ, पैसा बांट दो। जिसके अगेंस्ट है ध्रुव। किसानों में पैसे बांट दो, औरतों को पैसे बांट दो, बेरोजगारों को, छात्रों को पैसे दे दो। क्या हो रहा है ये सब? पढ़ो आर्टिकल ढंग से। Now a major new study suggests that people who get the aid are not the only ones who benefit. और आगे क्या लिखा है आर्टिकल में? कहते हैं अगर आप $1 कैश ट्रांसफर करोगे गरीब को, तो उससे 2.5 गुना से ज्यादा $2.6 इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। कहते हैं बट वर दोस इनकम गेन सिंपली वॉश्ड आउट बाय कॉरेस्पॉन्डिंग राइज इन इन्फ्लेशन। कहते हैं वी एक्चुअली फाइंड देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन बट इट्स रियली स्मॉल, इट्स मच लेस देन 1%। अब दिक्कत क्या है ध्रुव भक्तों के साथ? वो समझ ही नहीं पाते कि कैसे ध्रुव ने एक बात इधर एक बात इधर, जिनका मेल ही नहीं मिल रहा, आपस में कंबाइन कर दी और मेरे को बोलते हैं पर वो देख उसने ये भी तो बोला, वो भी तो बोला, एक्स भी बोला, वाई भी बोला, जेड भी बोला। अरे 5 चीजें जिनका कोई मेल नहीं बन रहा आपस में इकट्ठे करके खिचड़ी बना दी। तो इसमें तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम है, तुम नहीं फिगर आउट कर पा रहे कि उस बंदे को आइडिया ही नहीं है वो बोल क्या रहा है, कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो बंदा कह रहा है कि अगर डिमांड ना हो इकोनॉमी में तो कैश ट्रांसफर हो सकता है, फिर खुद ही कह रहा है डिमांड नहीं है तो क्यों नहीं हो सकता कैश ट्रांसफर। फिर गरीबों को अगर पैसा बांट दोगे तो उसका रिपल इफेक्ट होता है, तो क्यों ना बांटे जाए कैश ट्रांसफर्स। आई मीन कोई सेंस बन रहा है बात का? भाई दिक्कत आपके गुरुजी में है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने सही कहा था, We in India today pay taxes like England to get services like Somalia. अब वैसे ध्रुव भक्तों को लगता है कि ध्रुव बड़ा ही न्यूट्रल ऑब्जर्वर है, लेकिन आप नेता राघव चड्ढा की एकदम बकवास बात, घटिया बात, बंडल बात, टुच्ची बात, छिछोर वाली बात वो ये बंदा सपोर्ट कर रहा है। और मुझे दुख इस बात का होता है कि राघव चड्ढा ने जब ये बात बोली थी उसी दिन मैंने इसका खंडन कर दिया था और ध्रुव फॉलो करता है मेरे वर्क को, उसके बाद भी ही इज रिपीटिंग दिस नॉनसेंस। ओपन लेटर जब क्रेडिट ले रहा था कि देखा मैंने ऐसी बात बोलती, राघव चड्ढा ने प्लेजराइज कर लिया मेरे को, जैसे वो बड़ी सियानों वाली बात कर रहा था। मैं पहले भी बता चुका हूं, अब इंग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में भी बता दूं कि यूनाइटेड किंगडम का टैक्स टू जीडीपी रेशियो 35% है। इंडिया का सेंटर प्लस स्टेट कंबाइंड 18% के आसपास है। यूके की पॉपुलेशन है 67 मिलियन और जीडीपी है 3.58 ट्रिलियन। जब आप गणित कर लोगे ना पूरा, तो आपको पता चलेगा यूके की सरकार के पास अपने सिटीजन्स पे खर्चा करने के लिए पर पर्सन $18,500 के आसपास होते हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के पास जितना पैसा होता है पर इंडियन में खर्च करने के लिए उसके 37 गुना ज्यादा है। कितने गुना ज्यादा? 37 गुना ज्यादा, 37 टाइम्स। सो हाउ कैन यू मेक सच इडियोटिक कमेंट्स
कि वे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड एंड गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। अब सरकार पे खर्च करने के लिए पैसा कितना है ये भी तो देखो। कभी सोचकर देखा ये सब पैसे आते कहां से हैं? लेकिन ये सब सरकारी पैसा है जो आता है टैक्स से, वही टैक्स जिसको देते हुए मिडिल क्लास लोगों की कमर टूट जाती है। बुरी खबर यह है कि मिडिल क्लास का साइज कम होता जा रहा है। सरकारी टैक्स डेटा भी यही चीज क्लियरली दिखाता है। अब ये एक और एग्जांपल ले लो घटिया रिसर्च का। कह रहा है मिडिल क्लास श्रिंक हो रही है, ये हमें पता चल रहा है टैक्स डेटा से। पर टैक्स डेटा से कैसे पता चल रहा है और मिडिल क्लास है कौन? ही हैज नो आइडिया। ये देखो थॉमस पिकेटी, अनमोल समांचे, नितल भारती वगैरह ने अपने पेपर में क्या लिखा है? गिवन द लिमिटेड कवरेज ऑफ टैक्स डेटा इट कैन बी कंसिडर्ड रिलायबल ओनली फॉर टॉप इनकम्स कवरिंग एट मोस्ट अबाउट 10% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इन रिसेंट ईयर्स। मिडिल क्लास कौन है और मिडिल इनकम वाले कौन लोग हैं और वो मिडिल इनकम क्या है, ये आप टैक्स डेटा से पता ही नहीं कर सकते। वो रिलायबल सोर्स ही नहीं है। रिसर्चर्स बतेरे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं और तब जाके फाइनली एस्टिमेट करते हैं कि मिडिल 40% इनकम इंडिया में कौन है, कौन लोग कमाते हैं मिडिल 40% और वो कितनी लेवल्स है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। जो मिडिल 40% इनकम ग्रुप है इंडिया में, जिसमें अराउंड 37 करोड़ एडल्ट लाई करते हैं, उनकी एवरेज एनुअल इनकम कितनी है? 1,65,273 रुपए, बस, लेस देन 2 लाख रुपीज एनुअली। तो जब ये बोलता है उन पर टैक्स बर्डन पड़ रहा है और स्निपेट में दिखाता है इनकम टैक्स मेंशन्ड है, आर मिडिल 40% इवन पेइंग इनकम टैक्स? कुछ दे रहे होंगे इनमें से, बट मोस्ट ऑफ देम आरंट। ये क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है जर्मनी में बैठे बैठे 13-14 लाख पर एनम वाले वो होते हैं मिडिल क्लास इंडिया में, क्योंकि वो यूट्यूब में बहुत हल्ला काटते हैं। जो टॉप 10% है इंडिया में, जिसमें अराउंड 9 करोड़ लोग हैं, उनकी एवरेज एनुअल इनकम है करीब 13,52,985 रुपए। तो आपको एक बात समझ में आई? जो इलेक्शन प्रोमिसेस पार्टीज कर रही है और जो वेलफेयर बेनिफिट्स है, दे आर प्रिंसिपली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मिडिल क्लास एंड द पुअर। क्या समझे? ये कह रहे हैं कि टैक्स से कमर तोड़ रहे हो पुअर को देने के लिए मिडिल क्लास से लेके। अब मिडिल क्लास और पुअर को जा रहा है वो पैसा। और बाय द वे, पूरी 25 मिनट लॉन्ग वीडियो में आप मेरे को कहीं पर भी नहीं दिखा सकते जहां ध्रुव ने बोला हो कि वेलफेयर बेनिफिट्स जो जा रहे हैं लोगों को, इसको फंड करो बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन द रिच। कहीं भी नहीं बोला। ही सेड मिडिल क्लास पे बर्डन पड़ रहा है तो पुअर से ये बेनिफिट्स विड्रॉ कर लो। दिस इज हिज क्रक्स ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट। कुछ भी एंडी बेंडी बातें। अब ये वीडियो पहली और ज्यादा लॉन्ग हो गई है, मेरे को तीसरा पार्ट भी लगेगा, मुझे तो लग रहा है। अगर ये पार्ट लोगों को पसंद आता है तो मैं तीसरे पार्ट में और भी बहुत सारी अब्सर्डिटीज कवर कर सकता हूं। जो प्रपोजल्स है ध्रुव के, वो भी हम कवर कर सकते हैं कि कितने सियाने प्रपोजल्स हैं। तो वो मेरे को कमेंट में बता देना इफ यू वांट पार्ट 3 और नॉट। अभी के लिए मैं यही विराम देता हूं।